हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 टॉपिक का जो सीरीज़ है वो यहाँ पे अपन कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है, कवर कर रहे थे। और 2025 AIPGT एग्ज़ाम के लिए और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 46 की ओर आते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो, तो इसके अंतर्गत हम लोग गुल्म, निदान और चिकित्सा के विषय में बात करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका गुल्म के विषय में बताया गया है। गुल्म वेस्टर्न धातुओं से मक प्रत्यय करने पर ड़ के स्थान पे ल होकर गुल्म शब्द बनता है। गुल्म शब्द का अर्थ आवेष्टन होता है, ठीक है। गुल्म की निरुक्ति के विषय में बात करें तो सपिंडत्वाद गुल्म इत्यादि दीयते। तो सपिंडत्वाद गुल्म इत्यादि दीयते, ये क्या है, गुल्म की निरुक्ति है। निदान के विषय में बात करें तो किस कारण से गुल्म की उत्पत्ति होती है, तो अस्नेहपूर्व वमन विरेचन पीबते, यानी कि बिना स्नेहन के वमन विरेचन करने के कारण, अत्यसितो व पीबते न उदकम अतिमात्रतम, ठीक है। और आपका विस्मासन, स्थान चक्रमण, सेवी, ठीक है। तो विस्मासन हो गया, विस्मासन शयन हो गया, स्थान चक्रमण हो गया, ये सभी जो है आपके गुल्म के निदान हैं। उपयुक्त कारणों की वजह से क्या होता है, वायु जो है वो महाश्रुतस में प्रवेश करके गुल्म को उत्पन्न करती है, ठीक है। तो उपयुक्त कारणों की वजह से प्रकुपित वायु महाश्रुतस में प्रवेश करके गुल्म रोग को उत्पन्न करती है। फिर गुल्म के प्रकार के विषय में बात करें तो 5 प्रकार के गुल्म के प्रकार बताए गए हैं। वातज, पित्तज, कफज, इसके अलावा निचय मतलब आपका सन्निपातज और शोणितज गुल्म, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 5 प्रकार के बताए हैं गुल्म के प्रकार। फिर गुल्म के आश्रय के विषय में बात करें तो गुल्म के आश्रय भी 5 हैं। कौन सा, हृदय हो गया, वस्ति हो गया, नाभि हो गया, दोनों पार्श्व हो गया। तो हृदय, वस्ति, नाभि, दोनों पार्श्व, ये क्या आपके गुल्म के आश्रय हैं। वातज गुल्म के लक्षण के विषय में बात करें तो वातज गुल्म का यहाँ पे लक्षण बताया गया है। अपि च दिवसन्ते जयन्ते मुहुर्पिपलिका संप्रचार इवांगेशु उच्छ्वासस्य रुध्येत, ठीक है। तो ये क्या है, गुल्म का लक्षण है। अर्थात यहाँ पे क्या है, अपि च दिवसान्ते जयन्ते मुहुर्पिपलिका संप्रचार इवांगेशु उच्छ्वास उपरोधयेत, ठीक है। तो ये जो है वातज गुल्म का लक्षण है। इसमें उपद्रव क्या होता है, तो प्लीहा, आटोप, ठीक है, आत्रकुंजन, सिरा, शूल, इसके अलावा आपका कृष्ण अरुण परुष्य, त्वक, नख, नयन, वदन, मूत्र पुरुष, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कृष्ण अरुण वर्ण का जो है शरीर का त्वक, नख, नयन, वदन, मूत्र पुरुष, ये आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, वातज गुल्म के लक्षण है। पित्तज गुल्म के लक्षण के विषय में बात करते हैं तो स्पर्श सहो अल्प रोमांच, ठीक है। तो स्पर्श सहो अल्प रोमांच, ये जो है पित्तज गुल्म का लक्षण है। साथ ही साथ इसमें हरितत्व वर्ण का त्वक, नख, नयन, वदन, मूत्र पुरुष आपको देखने को मिलेगा। उपद्रव के अंतर्गत बताया गया है कि ज्वर हो गया, भ्रम हो गया, दौथु हो गया, पिपासा हो गया, गल तालु मुख शोष हो गया, ठीक है, प्रमोह हो गया, विड़ भेद हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपको उपद्रव के अंतर्गत देखने को मिलता है पित्तज गुल्म के। तो ज्वर, भ्रम, दौथु, पिपासा, गल तालु मुख शोष, ठीक है, विड़ भेद, ये पित्तज गुल्म के लक्षण है। तो ये आपको याद रखने हैं। फिर रक्तज गुल्म के लक्षण के विषय में बात करते हैं तो रक्तज गुल्म का क्या लक्षण है, तो शोणित गुल्मस्तु खलु स्त्रियम एव भवन्ति न पुरुषस्य गर्भकोष्ठ आर्तवगमन वैशिष्यता। अर्थात रक्तज गुल्म में केवल स्त्रियों को होता है, ठीक है, और पुरुषों को नहीं होता, क्योंकि गर्भाशय में आर्तव के रुकने की वजह से रक्तज गुल्म होता है, इस वजह से यह जो है स्त्रियों में होता है। फिर क्षारपाणी ने बोला है स्त्रीणाम आर्तव जो गुल्मो न पुषान मुजेत अन्यत् श्रीभंगो श्रृंग भवो गुल्मा स्त्रीणाम पुंसच जायते, ठीक है। ये क्षारपाणी ने बोले हैं। चक्रपाणी ने क्या बोले हैं, आर्तव प्रतिबंधजन्य शोणित गुल्म पुरुषस्य न भवति सामान्य शोणित दृष्ट जन्यस्तु पुरुषस्यापि भवति, ठीक है। तो ये चक्रपाणी ने बोले हैं रक्तज गुल्म के विषय में, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में बताया है कि स्तन्योश्च स्तन्यम, यानी कि स्तन में दूध आने लगता है। इसके अलावा ओष्ठियो स्तन्य मंडल्योश्च कार्ष्याणाम, यानी कि ओष्ठ
ओष्ठ स्तन मंडल में कृष्णता आ जाती है। अत्यर्थ ग्लानिश्चक्षुषो यानी कि नेत्र में ग्लानि रहती है। इसके अलावा दो हृदयता, स्वैथुष्य पादियो यानी कि पैरों में शोथ का रहना। इसके अलावा आपका बताया है ईशत उद्गम रोम राज्य, ठीक है। योन्यस योन्यश्च चट्वत्वम यानी कि योनि मार्ग का फैल जाना। योन्या दुर्गंध्य स्त्रवश्च जायेत यानी कि योनि से दुर्गंधता, स्त्राव आना। ये सभी जो है आपका रक्तज गुल्म के अंतर्गत देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। फिर कफज गुल्म के लक्षण के विषय में बात करते हैं तो कफज गुल्म के लक्षण बताया है सत्य त्वक नख नयन वदन मूत्र पुरीश आपको देखने को मिलेगा। तो सत्यम त्वक नख नयन वदन मूत्र पुरीश आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा उपद्रव में शीतल ज्वर हो गया, शीत ज्वर हो गया, अरोचक हो गया, सिरोभिताप हो गया, ये क्या है कफज गुल्म के लक्षण हैं। अति प्रवृद्ध होने पर काश श्वास प्रतिशय राज्यक्षमा की उत्पत्ति होती है। तो अति प्रवृद्धि होने पर काश श्वास प्रतिशय और राज्यक्षमा की उत्पत्ति होती है। पित्तज और रक्तज गुल्म में वस्ती के स्थान पर अमाशय के एक देश को कहा गया है। तो पित्तज और कफज गुल्म में वस्ती के स्थान पर अमाशय के एक देश को कहा गया है, ठीक है। फिर गुल्म के पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं तो अन्न अभिलक्षणम, अरोचक, अविपाक, अग्निवैषम्यता, विदाह, भुक्तस्य, छर्दी, उद्गार। इसके अलावा अभुक्षा, दौर्बल्य, साहित्यम च सहित्वम मिति, ठीक है। तो ये क्या है गुल्म के पूर्व रूप है, तो ये आपको याद रखना है। फिर गुल्म में वायु की प्रधानता के विषय में बात करें तो गुल्म में वायु की प्रधानता यहाँ पे बोले हैं सर्वस्वापी खलवेस्तु गुल्मेषु न कश्चिते वाताद्रे संभवती गुल्म, ठीक है। तो ये क्या है गुल्म में वायु की प्रधानता है। गुल्म के चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करें तो वात समन चिकित्सा करना है, वात हरि स्नेह का प्रयोग करना है, स्वेदन, मृदु विरेचन, वस्ती व मधुर अम्ल लवण द्रव्य का प्रयोग करना है। तो ये यहाँ पे आपकी इसकी चिकित्सा बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में चिकित्सा स्थान के आधार पे देख लेते हैं तो चिकित्सा स्थान में गुल्म की निरुक्ति यहाँ पे बताया गया है कि गुपिता अनिल मूलत्वाद मूढ़ मूल्याद्यापि गुल्मात् वधे विशालत्वाद गुल्म इत्याभिधीयते। यानी कि जो आपका कुपित वायु है, ठीक है, कुपित वायु का मूल कारण होने से गुड़ मूल की तरह उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मतलब जो कुपित वायु है वो ये जो है आपका गुल्म की उत्पत्ति का मूल कारण है और ये क्या है गुड़ मूल की तरह उत्पन्न हो जाता है जो गुल्म है वो, ठीक है। ये निरुक्ति के अंतर्गत बताया गया है। गुल्मवत विशाल होने के कारण इसे गुल्म कहते हैं। तो गुल्मवत विशाल होने के कारण इसे क्या है गुल्म कहा जाता है। इसमें बोला है श्रम निश्वास वेग निग्रह से गुल्म रोग हो जाता है। तो श्रम निश्वास वेग निग्रह से क्या है गुल्म रोग की उत्पत्ति बताया गया है। गुल्म के आश्रय के विषय में बात करें तो 5 आश्रय बताया है वस्ते च नाभ्ये हृदि पार्श्वयो संस्थानी गुल्मस्य भवंती पंच, यानी कि हृदय, वस्ती, नाभि और दोनों पार्श्व, ये क्या है आपके गुल्म के आश्रय हैं। तो हृदय, वस्ती, नाभि और दोनों पार्श्व ये गुल्म के आश्रय हैं। चक्रपाणी के अनुसार पित्तज और कफज में वस्ती के स्थान पर अमाशय के एक देश को कहा गया है। तो चक्रपाणी के अनुसार पित्तज और कफज में वस्ती के स्थान पे अमाशय के एक देश को कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर गुल्म रोग में कोई दुष्य नहीं होता है, ठीक है। गुल्म में पाक भाव हेतु, तो गुल्म में पाक भाव हेतु पानी के बुलबुले की तरह गुल्म अपने ही अवयवों में निश्चय वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, अतः संचारित होता है, इसलिए इससे पाक नहीं होता, ये सुश्रुत ने बताया है। फिर चरक के विषय में बात करते हैं तो चरक ने बोले है पित्तज गुल्म में पाक होते हैं तथा इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, अपक्व, पच्यमान और पक्व। तो पित्तज गुल्म में पाक होते हैं तथा इसकी 3 अवस्थाएं हैं, अपक्व, पच्यमान और पक्व, ये चरक ने बोले हैं। फिर गुल्म के 5 प्रकार बताए गए हैं, कौन सा वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज, ठीक है। तो गुल्म के 5 प्रकार कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज जिसे निश्चय बोलते हैं और रक्तज। फिर सारंगधर व वांग भट्ट ने 8 बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज जिसे निश्चय बोलते हैं, जिसमें 5 से 7 द्वंद्वज हुए, ठीक है, 5 से 7 तक द्वंद्वज हैं और 8वां आपका
आर्तव दोषज है। ठीक है, तो ये सारंगधर और वांगभट के अनुसार है। फिर निदान के विषय हम बात कर लेते हैं। तो इसका निदान चिकित्सीय स्थान बताया है अस्नेह पूर्व व वमन विरेचन पीबते, यानी कि बिना स्नेहन कराए वमन विरेचन करने से। अत्याशितो व पीबते नवोदोक अतिमात्रतम, यानी कि अति मात्रा में नवीन जल का सेवन करने से। उपयुक्त कारणों से प्रकोपित वायु महास्रोतस में प्रवेश करके गुल्म रोग को उत्पन्न करता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके बाद में गुल्म के पूर्व रूप के विषय में बात करें तो क्या क्या पूर्व रूप में देखने को मिलते हैं। तो अन्नाभिलक्षणम, ठीक है, सॉरी अन्नाभिलक्षणम, ठीक है। इसके अलावा अरोचक हो गया, अविपाक हो गया, अग्निवैषम्यता हो गया, विदाह भुक्तस्य, ठीक है, तो विदाहो भुक्तस्य हो गया, छर्दी हो गया, उद्गार हो गया, अभुक्षजा हो गया, दौर्बल्य हो गया। ये गुल्म के पूर्व रूप हैं। तो अन्नाभिलक्षण, अरोचक, अविपाक, अग्निवैषम, विदाह भुक्तस्य, छर्दी, उद्गार, अभुक्षा, दौर्बल्य, ये गुल्म के पूर्व रूप हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। चरक ने क्या बताया है। तो चरक ने बताया है साहित्यस्य च अशहित्वमिति, पूर्ण तृप्ति युक्त भोजन न कर पाना। ठीक है, तो साहित्यस्य च असहित्यमिति, यानी कि पूर्ण तृप्ति युक्त भोजन न कर पाना। सुश्रुत ने साहित्य सहता एवं आटोप, ठीक है, आत्रकुंजन, यह जो है बताया है। वांगभट ने उद्गार बहुल्यम बताया है। तो ये आपको याद रखना है। फिर वातज गुल्म के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो वातज गुल्म में क्या है। तो वातज गुल्म बोले हैं भुक्ते मृदुत्वम समुपैति यश्य, यानी कि भोजन के पच जाने पर उपद्रव बढ़ जाते हैं और कुछ खा लेने पर शांत हो जाता है। ठीक है, तो यह यहाँ पे आपका किसमें वातज गुल्म में बताया गया। तो भोजन के पच जाने पर उपद्रव बढ़ जाता है और कुछ खा लेने पर जो है वो शांत हो जाता है। तो शांत दिवसंते जरिए, यानी कि दिन के अंत में ज्वर की उत्पत्ति होती है। फिर मुहुर पिपलिका संप्रचार इवंगेशु, ठीक है, तो मुहुर पिपलिका संप्रचार इवंगेशु, ये जो है आपका वातज गुल्म का लक्षण है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पित्तज गुल्म के विषय में बात करते हैं। तो शूलम महते जीर्यति भोजने च, यानी कि भोजन की पक्वावस्था में तीव्र शूल होना, स्पर्श असहत्व है, असहत। तो पित्तज गुल्म में बताया है शूलम महत जीर्यति भोजने च, यानी कि भोजन की पक्वावस्था में तीव्र शूल होना, स्पर्श असहत, ये क्या है पित्तज गुल्म का लक्षण है। फिर इसके बाद में अपन कफज गुल्म के विषय में बात करते हैं। तो कफज गुल्म में यहाँ पे आपका क्या बताया गया है। तो कफज गुल्म के अंतर्गत यहाँ पे आपका बताया गया है सत्यम रुग्वल्प कठिन उन्नतवम, यानी कि गुल्म का कठिन व उन्नत होना, अति प्रवृद्ध होना, का श्वास प्रतिशय और राजश्रमा की उत्पत्ति होना, ये कफज गुल्म का लक्षण है। ठीक है, तो सत्यम रुग्य अल्पम कठिन उन्नतवम, यानी कि गुल्म का कठिन व उन्नत होना, अति प्रवृद्ध होना, का श्वास प्रतिशय और राजश्रमा की उत्पत्ति होना, ये कफज गुल्म का लक्षण है। सन्निपातिज गुल्म में बताया गया है निश्चय गुल्म, अस्मवद घनोन्नत शीघ्र विदाही दारुणम। ठीक है, तो अस्न अस्मग्नवद घनोन्नत शीघ्र विदाही दारुणम, ये क्या है सन्निपातिक गुल्म का लक्षण है। इसे निश्चय गुल्म भी कहते हैं। फिर रक्तज गुल्म में बताया गया है शोणित गुल्मस्तु खलु स्त्रियम एव भवन्ति न पुरुषस्य गर्भकोष्ठ अंतरवगमन वैश्यात। ठीक है, तो ये रक्तज गुल्म के विषय में बोले हैं आचार्य चरक ने। फिर चरक सुश्रुत वांगभट के अनुसार रक्तज गुल्म केवल स्त्रियों में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्त्रीणाम आर्तवो जो गुल्मो न पुंस मुजायते, अन्यत श्रृंग भवो गुल्म स्त्रीणाम पुंसस्य जायते, ये क्या है क्षार पाणी का कथन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि स्त्रीणाम आर्तवो जो गुल्मो न पुंसस्य मान, यानी कि स्त्रियों में जो है आर्तव के कारण क्या है गुल्म की उत्पत्ति होती है। ठीक है, पुरुषों में यह जो है नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्षार पाणी का कथन है। यहाँ पे श्लोक क्षार पाणी के अनुसार रक्तज गुल्म, तो पुरुषों में 1 मिनट रुको, स्त्रीणाम आर्तवो जो गुल्मो न पुंसम उपजायते, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपका बोला गया क्षार पाणी के अनुसार रक्तज गुल्म तो पुरुषों में भी हो सकता है, ये बोला है। ठीक है, ये थोड़ा सा सुधार लेना। ठीक है, कि क्षार पाणी के अनुसार रक्तज गुल्म क्या है पुरुषों में भी हो सकता है, ये यहाँ पे बताया है। फिर आर्तव प्रतिबंधजन्य
शोणित गुल्म पुरुषस्य न भवति, सामान्य शोणित दुष्टिजन्य पुरुषस्यापि भवति, ये चक्रपाणि ने कहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में आपका सम गर्भलिंग के जो लक्षण है वो अपन देख लेते हैं। तो स्तन्यस्य स्तन्यम यानी कि स्तन में दूध का आने लगना समगर्भ लिंग का लक्षण है। इसके अलावा ओष्ठ स्तन्य मंडल, ठीक है, इनका कृष्ण वर्ण का हो जाना, नेत्र में ग्लानि का होना और दो हृदय का होना, श्वेथा यानी कि पाद पैर में क्या है श्वेथु को उत्पन्न हो जाना, ये सभी आपका लक्षण है। ठीक है, समगर्भ लिंग का। इसके अलावा ईषद उद्गार का उत्पन्न होना, ठीक है, योनि मार्ग का फैल जाना, योनिश्च चलष्टत्वम। इसके अलावा योनि से दुर्गंध व स्त्राव होना, तो ये जो है आपको देखने को मिलते हैं। फिर गुल्म की चिकित्सा में क्या करते हैं, तो वस्ती कर्म परम विद्यात तद्धि मारुतम, यानी कि गुल्म रोग में श्रेष्ठ जो चिकित्सा है वो क्या है आपका वस्ती जो है वो श्रेष्ठ औषध बताए गए हैं गुल्म में। वातज गुल्म की चिकित्सा में अपन व्रीहण अन्नपान स्नेहन स्वेदन घृतपान वस्ती वमन विरेचन तथा रक्त मोक्षण कर सकते हैं। तो व्रीहण अन्नपान स्नेहन स्वेदन घृतपान वस्ती वमन विरेचन तथा रक्त मोक्षण कर सकते हैं। फिर बोला है पुनः पुनः स्नेहपानम निरोह अनुवासनम। ठीक है, तो ये जो है वातज गुल्म की चिकित्सा है। इसके अलावा आदावंते च मध्य च मारुते परिरक्षिता। ठीक है, ये वातज गुल्म का आपको ध्यान में रखना है। पित्तज गुल्म में क्या बोले हैं, तो पित्तज गुल्म में चिकित्सा में स्त्रंसनम क्षीरवस्ती विरेचन रक्तावसेचन शस्त्र कर्म कराते हैं। तो स्त्रंसन क्षीरवस्ती विरेचन रक्तावसेचन और शस्त्र कर्म कराते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे बोले हैं गुल्म पैत्तिक स्त्रंस हितम। ठीक है, तो गुल्म पैत्तिक स्त्रंसनम हितम, स्त्रंसन जो है वो हितकर है। इसके अलावा क्षीरवस्ती कैसे, तो सतिक्त क्षीरवस्ती, तिक्त क्षीरवस्ती का प्रयोग करेंगे, तिल व घृत से विरेचन कराएंगे। रक्तसेचन कराना है तो रक्तसेचन में आपका छिन्न मूलस्य विदवहन्ते न गुल्म यन्ति च क्षया रक्तम ही व्यम्लता याति तच्च नास्ति न चतिरुक। ठीक है, तो ये आपका रक्तसेचन बोला है। फिर शस्त्र कर्म कराने हैं तो यहाँ पे धन्वंतरणीय अधिकार क्रिया विधि। ठीक है, तो शस्त्र कर्म में वही है कि धन्वंतरी के अनुसार मतलब जो धन्वंतरी अधिकार क्रिया विधि बताया गया है। ठीक है, तो शस्त्र कर्म में ये आपको ध्यान में रखना है। किसमें, पित्तज गुल्म में, यानी कि जो शैल्य करने वाले हैं उनका जो है ये क्रिया विधि है। ठीक है, धन्वंतरी अधिकार क्रिया विधि। फिर कफज गुल्म की चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो कफज गुल्म की चिकित्सा में यहाँ पे आपका बताया है कि लंघन वमन विरेचन विलयन वस्ती अग्नि व क्षार कर्म का प्रयोग करते हैं। तो कफज गुल्म की चिकित्सा में लंघन वमन विरेचन विलयन वस्ती अग्नि व क्षार कर्म का प्रयोग करते हैं कफज गुल्म की चिकित्सा में। क्षार का प्रयोग यहाँ पे आपका बताया है छित्वा छित्वा अंश्यात क्षारः क्षरत्वात् क्षार्यथा, अर्थात कफ गुल्मी यहाँ पे आपका बताया गया कफ गुल्मी पीबेत काले सक्षार कटु घृतम, यानी कि 1 दिन 2 दिन या 3 दिन विश्राम करके क्षार का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अग्निकर्म में यहाँ पे आपका बताया है दाहे धन्वंतरेणाम मंत्रापि भीषजम बलम क्षार प्रयोगे भीषजा क्षारत्र विदा बलम। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका दह कर्म के विषय में बताया गया है कि धन्वंतरेणाम मंत्रम भीषजम बलम, ठीक है, बलप्रद होता है और क्षार का प्रयोग भीषजा क्षार तत्र विदम बलम। ठीक है, तो ये आपका अग्निकर्म में बताया गया। फिर भेदन कर्म के विषय में बताया गया यहाँ पे कफज गुल्म में घटी यंत्र से भेदन द्वारा चिकित्सा की जाती है। रक्तज गुल्म की चिकित्सा के विषय में बात करें तो गर्भकाले व्यति में स्निग्ध स्विन्न शरीर दध्यात स्नेह विरेचनम। ठीक है, यानी कि 10वें माह के बाद में रक्तज गुल्म की चिकित्सा करनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया है। शस्त्र कर्म के विषय में बात करें तो अदृश्यमाने रुधिरम दध्या गुल्म प्रभेदनम। ठीक है, ये चरक ने बोले हैं। एरंड तैल का जो योग है वो यहाँ पे आपका बताया कि कफ अनुबंध वातज गुल्म में एरंड तैल व वारुणी का प्रयोग करना है। तो कफ अनुबंध वातज गुल्म में एरंड तैल व वारुणी का प्रयोग करना है। पित्त अनुबंध वातज गुल्म में एरंड तैल व दूध का प्रयोग करना है। त्रिदोषज गुल्म की चिकित्सा में बताया है कि व्यामिश्रे दोषे व्यामिश्रे ऐसा
एव क्रियाक्रम, ठीक है। तो व्यामिश्रे दोष व्यामिश्रे ऐसा एव क्रियाक्रम, ये त्रिदोषज गुल्म की चिकित्सा है। फिर गुल्म की चिकित्सा योग के विषय में बात कर लेते हैं। तो वातज गुल्म में आपका क्या क्या है, तो त्रयोष्णादि घृत हो गया, त्रयोष्णादि घृत हो गया, ठीक है। हिंगवादि घृत हो गया, इसके अलावा हिंगुर सवर्चल आदि घृत हो गया, पुष्पादि घृत हो गया, पिपलाग्य घृत हो गया, ये वातज गुल्म में अपन यूज करते हैं। नीलनी घृत जो है वो निर्माण में यौछार का प्रयोग होता है, तो नीलनी घृत निर्माण में यौछार का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हिंगवादि चूर्ण, सट्यादि चूर्ण, लिनाद्य चूर्ण, इनका अपन प्रयोग करते हैं। लहसुन क्षीर पाक में आपका बताया है क्षीरोदक अष्टगुण गुणेति क्षीर शेषा, यानी कि 8 गुणे क्षीरोदक में पाक करके लहसुन जो आपका क्षीर पाक है उसका प्रयोग करेंगे, जबकि लहसुनाग्य जो घृत है उसका प्रयोग उन्माद में बताया गया। तो लहसुनाग्य जो घृत है उसका उन्माद में प्रयोग बताया गया। तैल पंचक के विषय में यहाँ पे बताया गया है कि तैल पंचक का प्रयोग करना है, तो इसमें आपका एरंड तैल, गोमूत्र, इसके अलावा प्रसन्ना, कांजी और यवक्षार को मिला करके पीना चाहिए, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर इसके अलावा शिलाजतु, लघु पंचमूल कषाय, क्षार, इनका प्रयोग करना है। सड़धर घृत का जो है वातिक गुल्म में बताया है सुश्रुत ने, तो सड़ंग घृत को वातिक गुल्म में बताया है आचार्य सुश्रुत ने। इसके अलावा सुश्रुत ने चित्रकाद्य घृत हो गया, दधि घृत हो गया, हिंगवादि घृत हो गया, रसोनादि घृत हो गया और सवर्जी का क्षार चूर्ण हो गया, इनका जो है वर्णन किया है गुल्म की चिकित्सा में, ठीक है, वातिक गुल्म में। फिर पैत्तिक गुल्म के विषय में बात करें तो पैत्तिक गुल्म में द्राक्ष घृत का वर्णन किया है, ठीक है। अनुपान शर्करा मधु बताया है चरक ने। इसके अलावा त्रैमाणक घृत बताया है, रोहिण्याग्य घृत बताया है, आम्लकाग्य घृत बताया है, वो वाशा घृत बताया है, ठीक है। तो ये पित्तज गुल्म की चिकित्सा में बताया। तो क्षार घृत, अनुपान जो है वो शर्करा मधु, त्रैमाणक घृत हो गया, रोहिणाग्य घृत हो गया, आम्लक घृत हो गया और आपका वासा घृत हो गया, तो ये पित्तज गुल्म की चिकित्सा में बताया है। फिर कफज गुल्म में अपन क्या यूज़ करते हैं, तो दसमूली घृत हो गया, भल्लातक घृत हो गया, 66 पल घृत हो गया, नीलिनी घृत हो गया, ठीक है, दुगनी मात्रा में। दंती हरितिकी जिसमें 25 हड्रा होता है। इसके अलावा मिश्र स्नेह छौद्र के साथ व यमक स्नेह अपस्मार में बताया, तो मिश्र स्नेह छौद्र के साथ कफज गुल्म में है, जबकि यमक स्नेह अपस्मार में बताया गया, तो ये आपको याद रखना है। तो रक्तज गुल्म में पलाश क्षार, यमक का प्रयोग चरक ने बताया है। इसके अलावा जो पलाश क्षार, तायने, सिद्धे, सर्पी, पिपल्यादि, उत्तरवस्ती, ठीक है, ये जो है सुश्रुत ने बोला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है रक्तज गुल्म की चिकित्सा में। अनुपान के विषय में बात करें तो कोल आदि, कोल दाड़िम अम्बु, कोल दाड़िम मध्य अम्बु, सूरामंड, कांजी, ये जो है अनुपान बताया है। इसके अलावा आपका सूल, अनह, पेया, बीज, पूरसेन, ठीक है। तो ये जो है आपका गुल्म के अनुपान है, यानी कि कोल यानी कि बेर, दाड़िम, उष्ण जल, सूरा मंड, कांजी और बिजौर नींबू के साथ गुलमहर जो योग है उसका प्रयोग करना चाहिए। फिर गुल्म में अपथ्य बताया गया है कि वल्लूर यानी कि शुष्क मांस, मूलक यानी कि मत्स्य, शुष्क शाक, इसके अलावा वैदलम, आलूक, मधुफल, ये सभी के आपके गुल्म में अपथ्य हैं। इसके अलावा मंदो अग्नव वर्धयेत गुल्मे दीप्ते चाग्ने प्रशस्येत तस्मान न अति साहित्यम कुरियान नति विलिंगनम, ठीक है, यानी कि जठराग्नि मंद होने पर गुल्म वर्धक, जठराग्नि प्रदीप्त होने पर गुल्म शांत, अतः न ज़्यादा भोजन करें न एकदम उपवास रखें, ठीक है। यानी कि जठराग्नि अगर मंद होता है तो गुल्म बढ़ जाता है और जठराग्नि प्रदीप्त होता है तो गुल्म जो है वो शांत होता है, ठीक है। तो अतः ज़्यादा भोजन भी नहीं करना और एकदम कम भी जो है मतलब ज़्यादा भोजन नहीं करना है और ना एकदम कम जो है उपवास करें, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा बोला है सम प्रकोपे दोषाणाम सर्वेशाम अग्नि संश्रिते तस्माद अग्नि सदा रक्षणी द अग्निचा वर्जयेत, ठीक है। यानी कि गुल्म में जो है वायु की प्रधानता होती है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें क्या है, सम प्रकोपक जो दोष है, ठीक है, सम दोष अग्नि संश्रिते तस्माद अग्नि संचर अनिदानी च वर्जयेत, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर गुल्म में वायु की प्रधानता के विषय में यहाँ पे बताया गया है कि सभी प्रकार के गुल्म में क्या होता है, वात की प्रधानता होती है, बिना वात के कोई भी गुल्म नहीं होता। तो सर्वेष्वापि
खल्वेस्तु गुल्मेषु न कश्चित वातधृते संभवती गुल्मा। ठीक है, ये जो है चरक ने बोला है। फिर असाध्य गुल्म के लक्षण बताए हैं श्वास, सूल, ठीक है, पिपासा, अन्न विद्वेष, ग्रंथि मूर्ता, ठीक है, दुर्बलस्य। तो ये सभी जो लक्षण है वो आपको दिखाई देते हैं। तो ये सुश्रुत ने बोला है कि ये जो है असाध्य गुल्म के लक्षण है करके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है आपके गुल्म के विषय में बताया गया है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।